गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th के अंदर व्यावसायिक अध्ययन में हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के विभिन्न स्वरूपों के बारे में। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में विभागीय उपक्रम, जो कि इसका पहला स्वरूप होता है, सबसे पुराना और परंपरागत, उसके बारे में जानकारी हासिल की और उसकी विशेषताओं, लाभ और सीमाओं का अध्ययन किया। आज हम इसी का दूसरा स्वरूप, जिसे हम वैधानिक निगम कहते हैं, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। आप जिस प्रकार आपने इसका पहला स्वरूप पढ़ा, दूसरा स्वरूप उससे थोड़ा डिफरेंट है। इस स्वरूप में क्या होता है, ये वैधानिक निगम के वे सार्वजनिक उपक्रम होते हैं जिनकी स्थापना संसद में एक विशेष अधिनियम पारित करके, यानी पहले संसद में एक विधेयक पेश किया जाता है और उसको पास किया जाता है अधिनियमों के द्वारा, और फिर इसकी स्थापना की जाती है। ये अधिनियम ऐसे उपक्रमों को अधिकार एवं कार्य और उसके जो कर्मचारी होते हैं उससे संबंधित नियमों एवं कानून तथा सरकार के साथ विभिन्न विभागों के इसके संबंधों को परिभाषित भी करते हैं। ये ऐसा निगमित संगठन का मतलब होता है ऐसा संगठन जिस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, इस पर जो दूसरों पे मुकदमा कर सकता है, अपने नाम से संपत्ति खरीद सकता है। ऐसा निगमित संगठन है जिसकी स्थापना विधानमंडल के द्वारा की जाती है। और ये जो निगम है, इसकी सारी जो कार्य करने के तरीके हैं, उनकी शक्तियां हैं, ये पूरी तरह से परिभाषित होती है। अपने फाइनेंस के मामलों में भी ये स्वतंत्र होते हैं और अपने पैसों का खुद ही क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। वैधानिक निगमों के पास जहाँ एक और सरकारी अधिकार होते हैं, वहीं दूसरी ओर निजी उपक्रम के समान, यानी जैसे निजी उपक्रम स्वतंत्रता से अपना संचालन कार्य करते हैं, यह भी अपना निजी उपक्रम की तरह बिना किसी रोक टोक, बिना किसी हस्तक्षेप के संचालन करते हैं। और यही कारण होता है कि इनके संचालन में पूरी तरह लचीलापन आता है, परिस्थिति के अनुसार ये परिवर्तन कर लेते हैं। आइए हम पढ़ते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता जो होती है कि स्थापना के बारे में है। आप पॉइंट बना सकते हैं इसका कि स्थापना जो होती है वैधानिक निगम की, वो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा होती है, ठीक है। और इसी के प्रावधानों के अनुसार इसका क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। और इसके अधिकार, उद्देश्य और विशेष अधिकारों को ये अधिनियम है इसमें पूरी तरह से बताया जाता है। दूसरी विशेषता होती है कि ये पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में होते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका बोलेंगे कि इसका स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। वित्त के संबंध में अंतिम उत्तरदायित्व भी सरकार का ही होता है, यानी लाभ भी वही विनियोजित करती है और हानि होती है वह भी क्या करनी पड़ती है, सरकार को ही वहन करनी पड़ती है। ये निगमित संगठन होते हैं, अर्थात इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये स्वयं दूसरों पर मुकदमा चला सकते हैं, किसी भी प्रकार के अन्य पक्षकारों के साथ अनुबंध कर सकते हैं तथा अपने नाम से किसी भी परिसंपत्ति को, यानी असेट्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अगली विशेषता जो होती है, अपनी वित्त की आवश्यकता को ये स्वयं ही पूरा करते हैं। अब कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए चाहें तो ये सरकार से ऋण ले सकते हैं या अपनी वस्तुओं और सेवाओं को विक्रय कर अपने लिए पैसा जुटा सकते हैं। अगली जो विशेषता है कि इनका जो विभाग होते हैं, सरकारी विभागों के लेखांकन और अंकेक्षण की जो प्रक्रिया होती है, जो नियम होते हैं वो इस पर लागू नहीं होते हैं। न ही केंद्र सरकार के जो बजट पेश किए जाते हैं उनसे इनका कोई भी लिंक होता है, कोई सरोकार होता है। ये सभी व्यवस्थाएं स्वयं के द्वारा ही करते हैं। इन उपक्रमों में अगली है विशेषता, इन उपक्रम के कर्मचारी राज्य और नागरिक सेवा के अधिकारी नहीं होते हैं तथा ये सरकारी सेवा और शर्तों और नियमों के कानून से संबंधित शासित नहीं होते हैं। इनकी सेवा शर्तें अधिनियम में ही दी होती है। कभी कभी ये संगठन के मुखिया के पद पर दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी इस पर लगाया जा सकता है, यानी एक विभाग से दूसरे विभाग के अंदर कर्मचारी जा सकते हैं। हम पढ़ते हैं अब इसके लाभों के बारे में। इसके जो प्रमुख लाभ हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इसके कार्य संचालन जो पूरी तरह परिभाषित होते हैं, लेकिन अपने कार्यों का संचालन करने के लिए निजी क्षेत्रों की तरह पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। तो इसका जो संचालन है वो बहुत उच्च स्तर का होता है और आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार उसमें
जब भी कोई परिवर्तन की आवश्यकता है बहुत आसानी से किया जा सकता है। इन पर सरकार के जो नियम और कानून होते हैं वो ज़बरदस्ती कानून उस पर लागू नहीं होते हैं। अर्थात कहने का है कि सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसका संचालन पूर्ण स्वतंत्रता से होता है और उसमें लचीलापन पाया जाता है। दूसरी लाभ जो होता है वो है कि इसमें धन की व्यवस्था केंद्रीय बजट से नहीं होती है, इसलिए वे अपनी आय और प्राप्तियों पर सरकार जो जितनी भी आय और प्राप्तियाँ होती है यानी प्रॉफिट और लॉसेज हैं, आय या प्राप्तियाँ हैं, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। इनके वित्तीय मामलों में सरकार का कोई भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरी जो लाभ होता है क्योंकि ये सत्य संगठन होते हैं, इसलिए अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों की परिधि में रहकर ये अपनी नीतियों की और क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे और विषय ऐसे होते हैं जिस पर इनको कार्य करने से पहले मंत्रणालय से क्या लेनी पड़ती है, अनुमति भी लेनी पड़ती है। अगली जो लाभ होता है वो है वैधानिक नियम आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मूल्यवान उपकरण है। इसके पास सरकार के अधिकार और निजी उपक्रम की पहल क्षमता होती है, यानी सरकारी अधिकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों में जैसे साहस के साथ कार्य करने के लिए स्वतंत्रता होती है, वो कार्य करने की और पहल करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। तो ये तो थे वैधानिक निगम के लाभ, लेकिन इतना होने पर भी इसमें कुछ सीमाएं भी है। सीमाएं क्या है कि आपको बताया जैसे कि कार्य परिचालन में ऊपर वर्णित लचीलापन जितना कि बताया है मैंने उतना नहीं होता है, क्योंकि इनके प्रत्येक कार्य नियम और कानून के अनुसार ही होने चाहिए, ये भी ज़रूरी होता है। यानी जो कानून बने हुए हैं उसके दायरे से बाहर जाकर ये निगम कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए पर्याप्त लचीलापन इसमें नहीं पाया जाता है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि जो भी हमारे वैधानिक निगमों के संबंध में निर्णय और कार्य हैं उन पर बाहरी धन व्यय होता है और राजनीतिक सरकारी जो हस्तक्षेप है वह भी यहाँ पर पूरा पाया जाता है। तीसरी जो हानि है, कभी कभी जनता से लेन देन की आवश्यकता होती है, तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है, लाल फीताशाही भ्रष्टाचार का बोलबाला व्याप्त होता है। और अंतिम जो है वो है कि निगमों में बोर्ड के अंदर सलाहकारों की नियुक्ति करती है। इस कारण अनुबंधों व अन्य निर्णयों में निगम की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, सीमित होती है, क्योंकि जब अधिकारी सलाहकार सरकार द्वारा मनोनीत होंगे तो यहाँ पर स्वतंत्रता अपने आप ही बाधित हो जाएगी। कई बार तो इनमें आपसी मतभेद हो जाते हैं तो मामले सरकार के पास ही अंतिम निर्णय के लिए भेजे जाते हैं। तो क्या होता है, एक तो डिस्प्यूट होती है और क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, और तीसरी चीज़ है कि कार्य करने के लिए जो निर्णय हमें समय पे लेने होते हैं वो निर्णय लेने में हमें क्या हो जाता है, विलम्ब हो जाता है, क्योंकि हम पूरे निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि सलाहकार की नियुक्ति होने से हस्तक्षेप होता है, दोनों के अंदर जब डिस्प्यूट होता है तो अंतिम निर्णय सरकार का होता है। तो इस कार्रवाई को करने में इतना समय हो जाता है कि उसके उद्देश्य खराब हो जाते हैं। तो आज हमने बच्चों पढ़ा हमारा वैधानिक निगम। अब इसका तीसरा स्वरूप होता है सहकारी कंपनी, जो हम